2019 में वुहान से चली हवा ने और उसकी भयावहता ने न सिर्फ हमारे नासिका का गंध और जिह्वा का स्वाद उड़ा दिया, बल्कि हमारी जिंदगी से भी खुशबू और हमारी जिंदगी में खारेपन को भर दिया। उस हवा का वैश्विक प्रभाव ऐसा रहा कि पूरा विश्व उसका दंश लगातार झेलता रहा। कहीं न कहीं उसके दंश से आज भी समय समय पर यह विश्व प्रभावित होता रहा है। हालांकि WHO ने मई में कोरोना को ग्लोबल इमरजेंसी से हटा दिया था, लेकिन उसने यह चेतावनी जाहिर की थी कि इसका यह अर्थ कदापि न लगाया जाए कि इस भयावहता को समाप्त समझ लिया जाए। आज इसी से मिलता जुलता आज का हमारा टॉपिक है, जिसकी चर्चा आपके सामने लेकर हम आए हैं, कोरोना का नया वेरिएंट पिरोला वायरस। तो क्या है पिरोला वायरस? इसको आज इस चर्चा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की हमारी चर्चा किन बिंदुओं पर आधारित होगी। सबसे पहले हम खबर को देखेंगे कि खबर क्या है, फिर हम देखेंगे इस चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे कि वायरस होता क्या है, वस्तुतः वायरस कहते किसे हैं। उसके बाद हम देखेंगे पिरोला वायरस क्या है, इसके बारे में जानेंगे क्यों चर्चा में आया है। फिर इस वायरस में म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, उसको देखेंगे क्योंकि वो एक कारक बनता है इसमें बदलाव का, प्रसार का। फिर जीनोम अनुक्रमण को समझेंगे और अंत में होगा परिपाटी के अनुरूप अभ्यास प्रश्न, यह बात को देखने के लिए कि आपने संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। तो आइए शुरू करते हैं सफर। उससे पहले आप ध्यान रखें कि यह सेक्शन सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में यह संदर्भ आपको सहयोगी होगा। खबर कहां से ली गई है, इस पर नजर डालें तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, न्यू कोविड-19 वेरिएंट मे बी रीजन टू वरी, व्हाट इज नोन अबाउट पिरोला सो फार। इस संदर्भ से प्रेरित होकर आज के इस टॉपिक को चुना गया है। आगे हम देखें, सबसे पहले इस सफर को शुरू करें उससे पहले यह ध्यातव्य हो कि वायरस होता क्या है, वस्तुतः वायरस कहते किसे हैं, तब फिर हम मुख्य बिंदु पर आएंगे। तो वायरस बेसिकली एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जब जीवित कोशिका के अंदर जाएंगे तभी एक्टिव होते हैं, तभी इनकी वंश वृद्धि होती है। साथ ही अगर इसके खोज की बात करें तो रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने वस्तुतः तंबाकू के पौधे में पाए जाने वाला एक रोग था मोजैक, उसके अध्ययन के दौरान ही 1892 में इस विषाणु की खोज की थी। और आपको बताएं कि शरीर के बाहर यह मृत अवस्था में रहता है, यह कई कई सौ साल तक मृत अवस्था में बना रह सकता है, लेकिन जब शरीर के अंदर यह प्रवेश करता है तब यह सजीव जैसा बर्ताव करने लगता है, सजीव जैसा व्यवहार करने लगता है। अगर इसके श्रेणियों की बात करें तो ये लाभदायक भी होते हैं, ये हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक की श्रेणी की अगर बात करें तो देखें, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसे जीवाणुओं को नष्ट करके हमारे शरीर के लिए लाभदायक भूमिका निभाता है। उसी तरह से हानिप्रद भी कुछ होते हैं, जैसे वो कुछ पौधे और जंतुओं में रोग का कारक बनते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, इस तरह के विषाणु होते हैं। इसी प्रकार के हानिकारक विषाणुओं की श्रेणी में यह विषाणु भी आता है जो कि पूरे विश्व में संकट बन के उभरा। पिरोला वायरस को अगर हम देखें कि यह कैसे आलोक में आया तो हम नजर डालें यल मेडिसिन रिव्यू में 31 अगस्त को छपा एक लेख, और अमेरिका की टॉप डिजीज कंट्रोल एजेंसी CDC द्वारा भी इसकी चर्चा की गई, तब यह प्रकाश में आया। वस्तुतः पिरोला वायरस कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है और एक प्रकार है, और तेजी से ये म्यूटेट हो रहा है जिसके कारण इसका प्रसार हो रहा है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो B.2.86, जिसके अनौपचारिक नाम को हम पिरोला के नाम से जानते हैं, यह है। और इस समय यह अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क और इजराइल जैसे देशों में फैल चुका है। इसके अलावा भी अब कुछ देशों में यह देखने को मिल रहा है, देशों की संख्या 6 से ज्यादा हो गई है। XBB.1.5 की तुलना में अगर हम देखें, अगर XBB.1.5 से इसको कंपेयर करें तो इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक गुना म्यूटेशन की संभावना है, अर्थात उसके तुलना में इसके म्यूटेशन की रेशियो 30 गुना अधिक है, जो कि काफी बड़ा रेशियो है। और स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा यह बात, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। वस्तुतः 4 प्रमुख जो संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं उसमें यह सबसे बड़ा प्रोटीन होता है, और एक प्रकार के मध्यस्थ की भूमिका यह निभाता है। कोशिका की सतह पर जब ये होता है तो अणुओं से बातचीत करने का काम करता है, और फिर वायरल और सेलुलर झिल्ली को जब जुड़ते हैं तो उसमें यह मेजबान कोशिका में वायरल प्रवेश में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है।
तो आप देख सकते हैं पिरोला वायरस वस्तुतः जो 6 से ज्यादा देशों में अपनी भयावहता को प्रदर्शित कर रहा है, वास्तव में अगर इसके प्रकोप को देखें तो 10 जुलाई से 6 अगस्त तक तकरीबन वैश्विक समुदाय में इसमें 15 लाख नए लोगों को संक्रमित किया कोरोना वायरस ने, जिसमें अगर इस वायरस से संक्रमित होने वालों की अगर संख्या की बात करें तो 17% जो नए केस आए वो पिरोला वायरस की वजह से ही आए। और केवल यूएस की अगर बात करें, केवल अमेरिका में आप देख सकते हैं 10,320 लोग अस्पताल में भर्ती हुए और इन सारे केसेस के 17% मामले जो थे वो पिरोला वायरस की वजह से थे। तो इसलिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। आइए देखते हैं कि वायरस कैसे उत्परिवर्तित होता है, कैसे ये म्यूटेट होता है, प्रसार इसका कैसे होता है। तो बेसिकली वायरस के पास आनुवंशिक सामग्री के रूप में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये दोनों की क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, जल्दी उत्परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ 100 या कुछ 1000 बनेंगे, उसके बाद एक में कहीं जाके हमको म्यूटेशन दिखाई देगा। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में तीव्रता से म्यूटेट होने की क्वालिटी होती है। एक अगर बना तो एक ही म्यूटेशन तुरंत इसका होता है, तो रेशियो ज्यादा है म्यूटेशन का। बेसिकली होता क्या है, इसको आप इस प्रकार समझें कि जैसे आरएनए है और डीएनए है, इनको आप समझ लीजिए कि ये अपना प्रतिरूप बनाने के लिए कोई कंटेंट टाइप करता है। मान लीजिए इसकी फोटो कॉपी करनी है या सेम इसी कंटेंट को टाइप करना है, तो आरएनए जब टाइप करेगा किसी भी कंटेंट को तो उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करेगा, और प्रूफ रीडिंग नहीं करेगा तो जो मैटर यहां लिखा होगा उस मैटर के यहां लिखने में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात उसका प्रतिरूप बदल जाएगा। फिर आगे जाने पर एक नए प्रतिरूप में यह दिखाई देगा। तो अशुद्धियों को की संख्या बढ़ने का मतलब कि नए नए प्रतिरूप हमको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रूफ रीडिंग का अभाव होता है। वहीं डीएनए में प्रूफ रीडिंग की क्वालिटी होने के कारण एज इट इज बनता चला जाता है, तो यहां पर म्यूटेशन की संभावना कम होती है, वहीं आरएनए में ज्यादा होती है। इस प्रकार आप देखें प्रूफ रीडिंग एक कारक होता है, और जितना त्रुटि परिवर्तन होगा, त्रुटि उत्परिवर्तन को हमेशा ट्रिगर करता है, बढ़ावा देता है। जितनी त्रुटि होगी उतना ही म्यूटेशन का, उत्परिवर्तन का प्रतिशत ज्यादा होगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से म्यूटेशन होता है। जीनोम अनुक्रमण और अन्य उपाय, बेसिकली जीनोम अनुक्रमण एक उपाय है, एक समाधान है जिसकी सहायता से हम इस तरह की महामारियों में पहले से उसके लिए हम सतर्क हो सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम देखें कि जीनोम अनुक्रमण होता क्या है। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो जीनोम अनुक्रमण वायरस का एक बायोडाटा है, जिसमें हमको वायरस की सारी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि ये किस प्रकार का है, कितना हानिकारक है, किस प्रजाति कुल से संबंधित है। तो अगर सारा हमें शत्रु के बारे में सारी जानकारी पता है तो हम उससे निपटने के संभावित उपायों को भी ठीक प्रकार से कर सकते हैं। साधारण भाषा की अगर बात करें, बेसिकली जीनोम अनुक्रमण क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा परिभाषित ढंग से देखें तो मानव के आनुवांशिक फिंगरप्रिंट को डिकोड करने के लिए डीएनए के आधार जोड़े के क्रम को समझने की प्रक्रिया को ही जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। बेसिकली जीन और जीनोम दो अलग कॉन्सेप्ट है। जीन जो होता है वो डीएनए के अणुओं का एक हिस्सा होता है जो प्रोटीन संश्लेषण को एनकोड करता है। ये हजारों की संख्या में हो सकते हैं मानव शरीर में, लेकिन अगर जीनोम की बात की जाए तो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में रहने वाले एक डीएनए का पूरा सेट होता है, और ये मानव शरीर में एक ही होता है, इसकी संख्या बहुत नहीं होती है, और किसी जीव के आनुवंशिक सामग्री को संदर्भित करता है। अर्थात एक जीन के अंदर जो भी आनुवंशिक सामग्री है उसका प्रतिनिधित्व अगर हम कहें तो वो जीनोम करेगा, जो कि पूरे डीएनए का एक सेट होता है, एक बंच होता है हम कह सकते हैं। और यहां पर ये इससे अलग डीएनए अणुओं का एक हिस्सा होता है। तो ये दोनों में फर्क है। अब देखेंगे कि ये प्रक्रिया होती कैसे है, इसको समझें हम। ये प्रक्रिया कैसे होती, तो संक्रमित व्यक्ति का सैंपल सबसे पहले लैब में भेजा जाएगा, और लैब में भेजने के बाद वहां पर उस वायरस की आनुवांशिक संरचना का पता एक जेनेटिक कोड के माध्यम से हम लगा लेंगे। उसके बाद डीएनए एनालाइजर वहां होगा, वो उसको एनालाइज करेगा। एनालाइजर में इस बात का पता चल जाएगा कि किसी भी प्रकार का अगर बदलाव वहां पर दिखाई देगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा, और उस डिटेक्शन के बाद ये पता चलेगा
कि जो भी वहां पर म्यूटेशन हुआ है, वो जो भी अज्ञात चीज है वो ज्ञात हो जाएगी, वो जानकारी में आ जाएगी। और इस दृष्टिकोण से आप देखें तो अनुवांशिकी के दृष्टिकोण से हम जितने भी दुर्लभ विकार हैं उसका मूल्यांकन करने में इस विधि का हम उपयोग कर लेते हैं। सिर्फ इसी में नहीं, अन्य रोगों में भी, कैंसर में भी और गंभीर रोगों में भी इसकी सहायता से हम उस प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके लिए रोड मैप बना सकते हैं। वायरस के कोड को पढ़ने में यह मदद करेगा, म्यूटेंट, वेरिएंट और उनकी तीव्रता के प्रसार को ट्रैक करने में मदद करेगा। इसकी कितनी यह मददगार है यह प्रक्रिया, इसी की वजह से भारत सरकार द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी चलाया गया। इस बात को, मानव को इस वैश्विक संकट के प्रति तैयार करने के लिए, पहले से इसके लिए रोड मैप बनाने के लिए। इस की अगर हम बात करें, भारत सरकार द्वारा इस प्रक्रिया की बात करें, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें, तो 2020 में यह शुरू किया गया, वस्तुतः ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की प्रेरणा के बाद। और इसके तहत 2023 के अंत तक तकरीबन 10,000 जीनोम का अनुक्रमण करना है, ये इसका लक्ष्य था। इसके लिए कई लैब भारतवर्ष में स्थापित किए गए, उनकी संख्या अब 10 से कहीं ज्यादा है। कितने हैं वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे बचने का एक उपाय तो ये है कि इसकी संख्या बढ़ाएं, ऐसे परीक्षणों की संख्या बढ़ाएं। इसके लिए हमें नीतियां बनाने में आसानी होगी, उसके क्रियान्वयन में आसानी होगी। साथ ही कुछ अन्य सामान्य उपाय हैं, उन सामान्य उपायों के अंतर्गत हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रख सकते हैं, साफ सफाई पर ध्यान दें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी, अगर कोई इससे संक्रमित होता है तो सामाजिक दूरी का पालन करें। मास्क एक उपयोगी चीज है, इसको हम लगाएं। खासकर जंगली जानवरों और पक्षियों के संपर्क से हम गुरेज करें, क्योंकि आपको पता होगा कि यह फैला था तो उसका माध्यम कुछ जंगली पक्षी ही बने, विशेष रूप से चमगादड़ से फैला। तो जानवरों से और इस तरह के पक्षियों से जो जंगली हैं, जो कहीं भी आ जा रहे हैं, उनसे हम थोड़ा सा गुरेज करें, दूरी रखें। खाने में भी हो सके तो उनका इस्तेमाल ना करें। और सबसे जरूरी चीज हमने जो कोविड के टाइम पर देखी, वो देखिए इम्यूनिटी। अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए हम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, श्वास का अभ्यास करें, साथ ही फूड हैबिट चेंज करें। और खांसते छींकते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि पब्लिक प्लेस पर हम अपने मुख को ढक सकें। अगर हम पहले से ग्रसित हैं तो उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकें। साथ ही चिकित्सकीय परामर्श का ध्यान रखें और वैक्सीनेशन जो समय समय पर सरकार की नीतियों के हिसाब से जारी किए जाते हैं उसका अनुपालन करें। तो इस प्रकार इससे बचाव किया जा सकता है। अंत में परिपाटी के अनुरूप आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। आज का प्रश्न आपके सामने है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत में कृषि के संदर्भ में अक्सर चर्चा में आने वाले जीनोम अनुक्रमण का उपयोग पिरूला वायरस से बचाव हेतु भी किया जा सकता है। दूसरा कथन यह है कि यह तकनीकी मुख्यतः आरएनए पर आधारित होती है। इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न का जवाब दें, ये समझने के लिए कि यह संदर्भ आपने कितने ठीक ढंग से समझा। और हमारे कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं, जैसे आप इन फोकस और साथ ही इन न्यूज़ भी देखें, ये आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।